नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आइए समझते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। उसको क्या बोला गया है, रेस्पिरेशन बोला गया। अब इस रेस्पिरेशन की 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। इस रेस्पिरेशन की 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट है पल्मोनरी वेंटिलेशन। सेकंड इसकी स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और थर्ड है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और थर्ड क्या कहलाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा, इसका ही जो जनरल नेम है दैट इज कोल्ड ब्रीदिंग। अब ये ब्रीदिंग क्या होता है, अगर एटमोस्फियर से, यहाँ पर मैं बात करूँ एटमोस्फियर से गैस का लंग्स के अंदर लेना, गैसेस का लंग्स के अंदर इनहेल करना और वही गैस लंग्स से वापस एटमोस्फियर में एक्सहेल करना, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कोल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको क्या बोला गया है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो लंग्स हैं यहाँ पर होती हैं कैपिलरीज, यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज क्या करती हैं, लंग्स की एल्वियोलाई से रिसीव करती हैं ऑक्सीजन। रिसीव करती हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी से जाने के बाद में ये सप्लाई कर दिया जाएगा बॉडी टिश्यूज़ को। किसको सप्लाई किया, टिश्यूज़ को। ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन यूज हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ के द्वारा, तो यहाँ से प्रोडक्शन किसका होता है, CO2 का। और CO2 वापस टिश्यू से कहाँ पर आता है, ब्लड में। टिश्यू से कहाँ पर आएगा, ब्लड में। और ब्लड वापस कहाँ पर लेके आ जाएगा, वापस इनको कहाँ पर लाके छोड़ देगा, CO2 को लंग्स में लाके छोड़ देगा। यहाँ पर CO2 को कहाँ पर लाके छोड़ देगा, लंग्स में लाके छोड़ देगा। तो इस पूरी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। एटमोस्फियर से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लिया या गैस का एंट्री लंग्स के अंदर हुआ, इसको बोलते हैं इनहेलेशन बोला गया। इसको क्या बोला गया, इनहेलेशन बोला गया। और फिर लंग्स से वापस एटमोस्फियर के अंदर गैस को छोड़ा गया, इसको क्या बोल दिया, एक्सहेलेशन। तो ये क्या हो गया, गैस एक्सचेंज बिटवीन एटमोस्फियर एंड लंग्स, दैट इज कोल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको क्या बोल दिया, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर उसके बाद में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, ये ऐसा बोले लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, इसको नाम दे दिया गया दैट इज कोल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल दिया गया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स और दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल दिया गया, इंटरनल रेस्पिरेशन बोल दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसका दूसरा नाम क्या बोला गया, ब्रीदिंग बोला गया। इसमें क्या होगा, एटमोस्फियर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर लिया जाएगा और लंग्स से वापस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाएगा एटमोस्फियर में। इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोला गया। उसके बाद में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जहाँ पर लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। इसको बोल दिया गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद में बॉडी टिश्यूज़ और ब्लड वेसल्स के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, इसको बोल दिया गया इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल बात करें, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। या ऐसा बोले ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। इस पूरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन की 3 फेज होती हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और पॉज।
इंस्पायर करना, एक्सपायर करना और पॉज, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके लिए। अगर बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उनकी डेफिनेशन क्या रहेगा, मैं अभी एक्सप्लेन किया आपको। ये लंग्स की बात की तो लंग्स से लेके जाएगा यहाँ पर ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कहाँ पर जाके ड्रेन करेगा, तो ये हो गया आपके टिश्यूज़, दैट इज़ कोल्ड ब्लड वेसल्स, और इसको क्या बोल दिया गया है, लंग्स बोल दिया गया। अब लंग्स से क्या होगा, गैस जाएगा ब्लड वेसल्स में, लंग्स से गैस जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, टिश्यूज़ के लिए। लंग्स से कहाँ पर आया, ब्लड वेसल्स में, और फिर टिश्यू से CO2 का प्रोडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का यूज होगा, वापस गैस कहाँ पर लाके छोड़ दी जाएगी, लंग्स में। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसमें किस किस के बीच में, टिश्यू प्लस ब्लड वेसल्स, टिश्यू और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज, इसको बोल दिया गया इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल दिया गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये जो एरिया है यहाँ पर हो रहा है चेंज किसके बीच में, लंग्स प्लस ब्लड, लंग और ब्लड के बीच में चेंज हो रहा है, इसको क्या बोल दिया गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल हो गया। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन के कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सारी की सारी कार्डिक एक्टिविटी, सारी की सारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और रिफ्लेक्स, इन सब का सेंटर जो है वो है मेडुला ओब्लागेटा। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहाँ पर स्थित है, मेडुला ओब्लागेटा में स्थित है। अब बात करते हैं दो रेस्पिरेशन के सेंटर और हैं, और वो कहाँ पर लोकेटेड है, पोन्स में। एक पोन्स की कौन सी लोब में, अपर लोब में, एक पोन्स की कौन सी लोब में, लोअर लोब में। अपर लोब में जो है उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसको बोला गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और लोअर लोब में प्रेजेंट है एपनियोस्टिक सेंटर, इसको क्या बोला गया, एपनियोस्टिक सेंटर, इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल दिया गया अपर वाले को। तो अपर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर और लोअर में क्या हो गया, एपनियोस्टिक सेंटर। अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पोन्स में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट किसको, इंस्पिरेशन को। अगर जहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन है उसको स्टॉप करने का काम कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करेगा। साथ ही उसको इंस्पिरेशन को स्टिमुलेशन का काम कौन करता है, दैट इज एपनियोस्टिक सेंटर। कौन करता है स्टिमुलेशन काम, सो ये इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है, और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेडुला ओब्लागेटा है ये स्पेशली किसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है रिदम को। तो इंस्पिरेशन, इनहिबिशन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इंस्पिरेशन, स्टिमुलेशन, एपनियोस्टिक सेंटर। मेडुला ओब्लागेटा क्या करता है, इट विल मेंटेन द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये है कंट्रोल सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स में रेस्पिरेटरी रेट 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है एडल्ट में, बर्थ के टाइम पे 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है, और ओल्ड एज के अंदर 10 से लेकर 24 तक ब्रीथ नॉर्मल कहलाएगा। अगर डेप्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये सपोज करो ये नॉर्मल डेप्थ रहेगा, ये डेप्थ रहेगा। अगर मैं इसकी डेप्थ सेम रखता हूँ और ये एरिया बोलता हूँ तो इसको क्या बोल दिया गया, दैट इज इंक्रीज रेट। यहाँ पर रेट इंक्रीज हुआ है, डेप्थ सेम है, यहाँ पर नॉर्मल डेप्थ है और रेट भी नॉर्मल है। यहाँ पर क्या है, डेप्थ नॉर्मल है लेकिन रेट क्या है, कम है। तो यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर इंक्रीज रेट और यहाँ पर डिक्रीज रेट। अगर बात करते हैं यहाँ रेट अगर डिक्रीज हो गई है तो दैट इज कॉल्ड टेकीपनिया, इसको क्या बोला गया, टेकीपनिया। और अगर रेट डिक्रीज हो गई है तो इसको क्या बोल दिया गया, ब्रेडीपनिया, इसको क्या बोला गया, ब्रेडीपनिया। तो यहाँ पर रेट का इंक्रीज होना वो भी कितना, अबोव 24 ब्रीथ पर मिनट, रेट का डिक्रीज होना बिलो 10 ब्रीथ पर मिनट, इसको बोला जाएगा ब्रेडीपनिया। रिदम का सिंपल मीनिंग है रेगुलरिटी ऑफ ब्रीथ्स, दैट इज कॉल्ड रेगुलरिटी ऑफ ब्रीथ्स। कुछ एबनॉर्मल रेस्पिरेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो सिंपल डेफिनेशन है, टेकीपनिया यहाँ पर रेट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, अगर
24 से ज़्यादा रेट हो रहा है, 24 से ज़्यादा रेट, उसको टेकिपनिया बोला गया। वही रेट कम हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड बिलो 10, तो इसको ब्रेडिपनिया बोलेंगे। एपनिया में टोटल ही रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ए फॉर एब्सेंट है, और अपनिया मीन्स क्या है, रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। हाइपरपनिया में क्या हो जाएगा, इसमें ये रहेगा, इस यहाँ पर डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्थोपनिया क्या है, पेशेंट ओनली अपराइट पोजिशन में क्या कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, जैसे सीओपीडी के अंदर होता है। डिस्निया, ये बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है, जितनी भी पल्मोनरी डिजीज उन सब में डिस्निया होता है, जिसमें क्या होता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होता है। साइनोसिस, अगर टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का कमी हो गया, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का कमी हो गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोला गया। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का कमी क्या बोल दिया, साइनोसिस बोल दिया गया। अब बात करते हैं अपन हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, ये ब्लड से रिलेटेड है, सॉरी ये ऑक्सीजन, हाइपोक्सीमिया दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, और हाइपोक्सिया दैट इज रिलेटेड टू द टिश्यूज़। ऑक्सीजन का टिश्यूज़ में कमी होना क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया, और ऑक्सीजन का ब्लड में कमी होना हाइपोक्सीमिया कहलाएगा, या इसका दूसरा नाम एनोक्सीमिया है। तो ईमिया जहाँ पर आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है एस्पाइक्सिया, स्टेट ऑफ सफोकेशन, लंबे टाइम तक पेशेंट को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, इसलिए उसको सफोकेट होने लगता है, इसलिए इसको एस्पाइक्सिया बोला गया। यहाँ पर क्या होता है, सफोकेशन का सिंपल मीनिंग है प्रोलॉन्ग्ड इंटरफेरेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, लंबे टाइम तक पेशेंट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसका जो टर्म है वो है एस्पाइक्सिया। अब है काइन स्टोक रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेस्पिरेशन का एक सीरीज होता है, वो कैसा रहता है, वो ग्रेजुअली बिकम डीपर एंड नोइजर अंटिल ए क्लाइमेक्स इज रीच्ड व्हेन ए पॉज ऑकर साइकिल इज रिपीटेड। दूसरी डेफिनेशन, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन विथ पीरियड ऑफ एपनिया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एपनिया। तो इसको क्या बोला गया है, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन। तो ये था पूरा का पूरा इट इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो उसको बोला गया यूपनिया, उसको क्या बोल दिया, यूपनिया। अगर रेट इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड टेकिपनिया, अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेडिपनिया। अगर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक बार में 500 ml से ज़्यादा अमाउंट लिया जा रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपरपनिया, हाइपरपनिया। इसका अपोजिट है, अगर डेप्थ कम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सैलो रेस्पिरेशन। इसको क्या बोला गया, सैलो रेस्पिरेशन। दोनों डायग्राम से समझना, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, और दैट इज कॉल्ड सैलो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर अमाउंट जो है टाइडल वॉल्यूम का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर टीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीवी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो टेकिपनिया रेट इंक्रीज होना, ब्रेडिपनिया रेट का डिक्रीज होना, 24 और यहाँ पर 10 का क्राइटेरिया रहेगा। डेप्थ की बात करें तो हाइपरपनिया इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, और सैलो का मीनिंग क्या है, डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, तो वही है टेम्परेचर और पल्स के साथ में हर बार इसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है तो पेशेंट की कंडीशन पे क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी है जो चेक करने का वो पेशेंट कंडीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, पेशेंट कंडीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगला इंपॉर्टेंट जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड कि रेस्पिरेशन देखते हैं बाई राइजिंग और फॉलिंग चेस्ट, चाहे वो इमरजेंसी हो या नॉर्मल कंडीशन हो, चेस्ट का राइज होना और फॉल होना, ये मेथड है किसको चेक करने के लिए, रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए। साथ ही रेस्पिरेटरी साउंड्स जो हैं वो किसके द्वारा सुने जा सकते हैं, स्टेथोस्कोप से, जिनको अपन बोलते हैं लंग फील्ड का असेसमेंट या लंग साउंड का असेसमेंट। तो ये था नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।